मैं सुषमा शर्मा टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर झांसी की हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं कक्षा 9 से पाठ प्रेमचंद के फटे जूते हम सब आज इसका अध्ययन करेंगे। हरिशंकर परसाई ये एक व्यंग्यकार हैं और इनकी जो रचना है प्रेमचंद के फटे जूते। पाठ को पढ़ने से पहले आइए देखते हैं लेखक का परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 ईस्वी में हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में इनका जन्म हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका भी इन्होंने निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई और सन 1995 में उनका निधन हो गया। आइए इनकी रचनाएं देखते हैं। परसाई जी का व्यंग हिंदी साहित्य में बहुत ही अनूठा है। इनकी कहानियां हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, माटी कहे कुम्हार से, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, सदाचार का ताबीज़, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, भूत के पांव पीछे। अब पाठ पढ़ने से पहले आइए पाठ का परिचय जानते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। इसमें प्रेमचंद की सादगी का वर्णन करते हुए समाज में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया गया है। पाठ से आइए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। उपहास मजाक उड़ाना, ट्रेजेडी दुखद घटना, आग्रह पुनः पुनः निवेदन करना, तगादा तकाजा, पनहैया देशी जूतियाँ, बिसरना भूल जाना, नेम नियम, बेतरतीब अव्यवस्थित, बंद फीते। आइए पाठ में बहुत से ऐसे गद्यांश हैं जिसका अर्थ और भावार्थ हमें जानना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं गद्यांश 1। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। इसका अर्थ यह है, ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है, ज़रा लज्जा संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। ये चित्र देख रहे हैं आप, देखिए विस्तार से इसकी व्याख्या देखते हैं। लेखक ने मुंशी प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखे कहा है। प्रेमचंद का जूता फट गया जिससे उनकी उंगली बाहर दिख रही है, परंतु इस पर उन्हें चेहरे पर लज्जा संकोच या झेप का भाव नजर नहीं आ रहा है। तो लेखक के अनुसार यदि प्रेमचंद अपनी धोती को थोड़ा सा खींच लेते तो उनकी जूते से बाहर दिख रही उंगली ढक सकती थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें इस बात का ज़रा सा भी एहसास भी नहीं हुआ। इसलिए लेखक उन्हें कहता है कि मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बड़ा ही विश्वास है। आइए पाठ से दूसरा गद्यांश देखते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक और जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, पर यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जूता हमेशा टोपियों से कीमती रहे हैं। एक जोड़ी जूते की कीमत में 2500 टोपियां आ सकती हैं। इसलिए लेखक कहता है कि एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है और यह एक व्यंग है।
लेखक जब प्रेमचंद का फटा जूता देखता है तो उसे लगता है कि प्रेमचंद भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, इसलिए वह फटा जूता पहने हुए है। लेखक की यही विडंबना मुझे बहुत चुभ रही है। गद्यांश तीसरा देखते हैं जो कि बहुत ही प्रमुख है इस पाठ से। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक के जूते का तला घिस गया है, जिस कारण उसका अंगूठा जमीन से घिसता है और कभी कभी पैनी मिट्टी से रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। यहाँ पर्दे से आशय दिखावे की प्रवृत्ति से है। व्यंग्यात्मक शैली में लेखक ने प्रेमचंद और खुद के फटे जूते के बहाने समाज में व्याप्त दिखावे और आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर करारा प्रहार किया है। यह आप फटा हुआ जूता देख रहे हैं जिसका तला जो है बिल्कुल घिस चुका है। आइए गद्यांश 4 देखते हैं। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? होरी जो है गोदान का नायक है, वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब इस पाठ से व्याख्या 4 का पूरा अध्ययन करते हैं। नेम धर्म होरी की कमजोरी थी। सामाजिक मर्यादाओं के बंधनों में बंधे रहने के कारण होरी को सारा जीवन गरीबी में व्यतीत करते हुए बिताना पड़ा और अंत में अभावों से लड़ता हुआ वह मर गया। प्रेमचंद के लिए अपने नैतिक मूल्यों का पालन करना तथा सामाजिक मर्यादाओं के अनुसार जीवन यापन करना बंधन न होकर एक मुक्ति थी। ये उनका स्वभाव था, यह सब उन्हें अच्छा लगता था। होरी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का नायक था, जिसका दीनहीन जीवन प्रेमचंद से मिलता जुलता था। देखिए ये गोदान जो आपका उपन्यास है उसका फ्रंट पेज है आपका प्रेमचंद का साहित्य और सबसे प्रमुख उपन्यास है इनका गोदान। आइए पाठ से गद्यांश 5 देखते हैं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगलियां छिपाए और तलुआ घिसाई चल रहे हैं, उन पर जो उंगली को बरकरार रखकर बाजू से निकल रहे हैं, और तुम कह रहे हो मैंने ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। उंगली बाहर निकल आई पर पांव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रही हो, तुम चलोगे कैसे? व्याख्या 5 देखते हैं। प्रेमचंद उन सब पर हंस रहे हैं जो अपनी कमजोरियां छिपाते हैं तथा दिखावा करते हैं। लोग आज समाज में समस्याओं को अनदेखा करते हैं, समझौतावादी बनकर बगल से बच निकलते हैं। प्रेमचंद समस्याओं से जूझते हुए जमाने को ठोकरें मारकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे हैं। लेखक के भाव व्यंग से भरे हुए हैं, जिनमें पीड़ा के भाव छुपे हैं। अब जो इस पाठ के मुख्य गद्यांश थे उसको मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। लेखक ने साहित्यिक पुरखे किसे कहा है? लेखक क्यों कहता है कि एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं? पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत पाठ में किया है, उसके अनुसार प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हमारे सामने आती हैं? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। लेखक ने साहित्यिक पुरखे मुंशी प्रेमचंद को कहा है, जूते हमेशा टोपियों से महंगा होता है,
इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए जूता खरीदना आसान नहीं होता। एक जूते की कीमत में अनेक टोपियां खरीदी जा सकती हैं। टोपी तो नई पहनी जा सकती है, पर जूता नया नहीं लिया जा सकता। पाठ में टिले शब्द का प्रयोग जीवन में आने वाले संघर्षों, मुसीबतों, कठिनाइयों, समस्याओं, परेशानियों आदि के लिए प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद एक सीधे साधे व्यक्ति थे। वे धोती कुर्ता पहनते थे और सिर पर मोट कपड़े की टोपी और पैरों में कैनवास का साधारण जूता पहनते थे। उनके चेहरे पर सदा बेपरवाही तथा विश्वास का भाव रहता था। वे जीवन संघर्षों से कभी नहीं घबराते थे। अब इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे हैं, तो आइए मुहावरे देखते हैं। न्योछावर होना, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, माँ अपने छोटे बेटे की वीरता पर न्योछावर हो रही थी। ठाठ से रहना, सुरेश 10 लाख रुपए की लॉटरी निकलते ही ठाठ से रहने लग गया है। चक्कर काटना, मोहन ने अपना कर्जा वसूलने के लिए सुरेश बार बार उसके घर के चक्कर काट रहा है। ठोकर मारना, मीना ने ठोकर मारकर मोहिनी को गिरा दिया। भरा भरा, जयसिंह का चेहरा उसकी मूंछों के कारण भरा भरा लगता है। अब हमने आपके सामने पूरे पाठ को अध्ययन किया और इसके बाद पाठ का संक्षेप में जो सारांश निकलता है, आइए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की भी अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे अंगुली बाहर निकल आई है, फिर भी चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। फिर लेखक अपनी बात करता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मगर उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है जिससे अंगूठा रगड़ खाकर छिल जाता है, लेकिन जूता फटा होने के कारण बावजूद तुम्हारा पांव सुरक्षित है। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। यह राज समझ में नहीं आया लगता है। तुम किसी सख्त चीज से ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे, पर तुम समझौता नहीं कर सके। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। धन्यवाद।